अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे रुमान जी। ये जो करिकुलम डेवलपमेंट एट हायर एजुकेशन लेवल जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, आपको पता ही है। अच्छा, उसके हवाले से पार्ट सेकंड जो है हिस्ट्री ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बता दिया कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट या हायर एजुकेशन के लेवल पर करिकुलम डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है और इसको कितने फेजेस में कंप्लीट किया जाता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। अच्छा, इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इसी वीडियो का जो है टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक हो गया। उस टेस्ट को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर टेस्ट अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा। बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन चल रही है मेरे चैनल पे भी, मेरे कम्युनिटी पे भी, व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी और फेसबुक कम्युनिटी में भी और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। तो आप इससे जितना चाहें फ़ायदा उठा लें। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1947 में, उसमें पाकिस्तान की करिकुलम डेवलपमेंट पर क्या क्या काम किया गया था। सबसे पहले करिकुलम की रिवीजन की रिकमेंडेशंस दी गई थी, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हम लोग थे। फिर जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमने अपनी फाउंडेशंस को जो है हमारी इस्लामिक फाउंडेशंस के साथ अपने करिकुलम को अलाइन करना था। तो 1947 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ना, वो यही था कि रिकमेंडेशन दी गई थी करिकुलम रिवीजन की। ठीक है, आप इतना याद रखें, आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद जो कमीशन 1959 था ना, उसमें उस करिकुलम को दोबारा से एनालाइज किया गया, उसको डेवलप किया गया। करिकुलम के को की रिवीजन के लिए जो है फिर दोबारा रिकमेंडेशंस भेजी गई। फिर उसमें ये पहले तो फिलोसफिकल ये जो हमारे रिलीजियस फाउंडेशन हैं उसके हवाले से 1947 में कहा गया था ना, लेकिन अब 1959 के जो हमारा कमीशन था ना, उसमें ये कहा गया था कि हमारा जो करिकुलम है ना, उसको अब सोशियोलॉजिकल और इकोनॉमिकल नीड्स के हिसाब से बनाया जाएगा और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। ठीक है, पहली में जस्ट दीनी हवाले से जो है इनिशिएटिव्स लिए गए थे, लेकिन कमीशन में जो है कॉन्फ्रेंस में दीनी हवाले से हो गए। और लेकिन जो कमीशन है उसमें सोशियोलॉजिकल और इकोनॉमिकल नीड्स, क्योंकि हमारे पास उस वक्त लॉट्स ऑफ मनी नहीं थी, हम न्यू बॉर्न कंट्री थे, तो हम लोगों ने जो है अपने कहते हैं ना कि चादर देख के हमने पाँव फैलाना था। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अच्छा, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए थे। ठीक हो गया। और हैंड रिटन नोट्स बाय स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि हमारे पास प्रिंटिंग की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो कहा गया था कि टीचर्स को स्टूडेंट्स को जो है ना वो हैंड रिटन नोट्स ही प्रोवाइड किए जाए, मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करें। अच्छा, अब जो फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी थी पाकिस्तान की 1970 वाली, वो चूँकि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद 1972 से 1980 वाली जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली जो पॉलिसी थी, उसमें ये रिकमेंड किया गया था कि हमारा जो करिकुलम है ना, वो हमारे नेशनल चेंजिंग इकोनॉमिकल, सोशल और आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ कंट्री के साथ रिलेट होना चाहिए। मतलब अब यहाँ पे आइडियोलॉजी वाली बात भी हो गई। ठीक है, डोमिनेशन थ्योरी के पर्सपेक्टिव में आप इसको ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद नेशनल कोहेजन और हारमनी की बात की गई थी, क्योंकि आपको पता है 1971 में हमारा मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश जो है वो हमसे अलग हो गया था। तो अब नेशनल कोहेजन और हारमनी, ठीक है, इसकी बात की गई थी। मतलब भाईचारा, बाहमी हम आहंगी, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, इस चीज़ को भी फ़रोग़ दिया जाएगा करिकुलम के थ्रू। ठीक है, करिकुलम का ये स्टेप हो गया। फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी की गई। अच्छा, उसके अलावा हमारे करिकुलम में जो है ना कैडेट ट्रेनिंग को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी लाया गया। तालीम बालिग़ा पर भी बड़ा काम हुआ करिकुलम के हवाले से देखा जाए तो। फिर जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 थी ना, इसमें आप जस्ट एक चीज़ याद रखें कि करिकुलम को रिवाइज़ किया गया, मॉडर्नाइज़ किया गया और साथ में इस्लामाइजेशन पे वर्क किया गया। ठीक है, ये 3 एस्पेक्ट आपने याद रखने हैं। 1979 की पॉलिसी, जिसको 1978 की पॉलिसी भी कहते हैं, ज़ियाउल हक वाली पॉलिसी। ठीक है, इसमें रिवीजन हुई, मॉडर्नाइजेशन पे जोर हुआ। मॉडर्नाइजेशन किस सेंस में? इस्लामाइजेशन के सेंस में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब उसके बाद 1992 जो नवाज शरीफ वाली पॉलिसी थी ना, उस पॉलिसी में क्या स्टेप हुए? उस पॉलिसी में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया ना, वो इस चीज़ पे दिया गया कि इस्लाम के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, मुस्लिम सोसाइटी को फ़रोग़ दिया जाएगा। ठीक है, और करिकुलम को रिवाइज़ भी किया जाएगा अगेन, जो कि नहीं हो सका। ठीक है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा कोई हमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं मिलता है, सिवाय इसके कि इस पॉलिसी में जो है ना करिकुलम में कंप्यूटर को ऐड किया गया। ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन को ऐड किया गया।
1992 वाली पॉलिसी में। अच्छा, अब उसके बाद 1998 वाली अगेन आपको पता है कि नवाज शरीफ वाली पॉलिसी थी, और 2009 में भी एक पॉलिसी आई थी जो कि पीपीपी की गवर्नमेंट में थी। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो उनकी पॉलिसी में क्या हुआ, दोबारा मॉडर्न लाइंस की बात की गई क्योंकि पिछली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ECE, वो तो 1998 वाली पॉलिसी में भी बात की गई थी ECE वाली अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। 2009 वाली पॉलिसी के अंडर जो है ECE पे भी काम किया गया, ठीक है। और टीचिंग ऑफ कुरान को एलिमेंट्री लेवल तक कंपलसरी किया गया, ये करिकुलम की डेवलपमेंट पे काम हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारी जो 2009 वाली पॉलिसी थी ना, उसमें ही करिकुलम फ्रेमवर्क पे काम शुरू किया गया, ठीक है। इससे पहले करिकुलम फ्रेमवर्क से पहले, मतलब 2009 से पहले वाली जितनी भी पॉलिसी थी उसमें करिकुलम के लिए फ्रेमवर्क पे काम नहीं किया जाता था, बल्कि किस चीज़ पे काम किया जाता था ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, क्योंकि मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में आपके साथ ये पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर चुकी हूँ कि उससे पहले चले मैं खुद बता देती हूँ। 5 ईयर्स प्लान्स होते थे, ठीक है। 1955 टू 1998 तक जो हमारे 5 ईयर प्लान्स चले हैं ना, वो होते थे। लेकिन 2009 वाली पॉलिसी में फ्रेमवर्क पे काम किया गया, और अभी तक पाकिस्तान में करिकुलम के फ्रेमवर्क पे ही काम किया गया। आपको पता होना चाहिए कि करिकुलम का फ्रेमवर्क क्या होता है। करिकुलम का जो फ्रेमवर्क होता है ना, वो होता है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, गाइडलाइंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आपने अपने करिकुलम को डेवलप करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 1962 से पहले जो हमारे पास कोई प्रिंटिंग का ज़रिया नहीं था, कोई प्रिंटिंग हाउसेस नहीं थे। और मैंने आपको ये भी बताया NCRC जो है, नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी, ये आपने ज़रूर एब्रीविएशन को लर्न करना है, नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी वाली को, क्योंकि इंटरव्यू में 2021 वाले इंटरव्यूज़ लेक्चरर एजुकेशन, उसमें भी इसके क्वेश्चन, यही क्वेश्चन NCRC की फुल फॉर्म पूछी गई, और 2022 वाली में भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और मुझे क्या डिस्कस करना चाहिए आज की वीडियो में, और मेरे ख्याल में कोई ऐसा पॉइंट रह नहीं गया जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए। हाँ, अच्छा, जो 1973 वाला हमारा आइन था ना, पाकिस्तान का आइन, जिसको मोस्ट अथेंटिक लेजिस्लेटिव ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, उसमें भी करिकुलम की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हुआ। फेडरल सुपरविजन ऑफ करिकुलम जो है ना, वो 1973 में ही ऐड की गई थी। उससे पहले सूबे जो है वो खुद मुख्तार होते थे, बिल्कुल भी जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसका कोई अमल दखल नहीं था, ठीक हो गया। लेकिन फिर 18 अमेंडमेंट भी हुई 1973 में, क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि फेडरल गवर्नमेंट को जो है इख्तियार दिया गया था कि वो करिकुलम की रिवीजन और करिकुलम की प्लानिंग, सिलेबस, हर चीज़ के हवाले से जो है ना अब जो है वो एक इनिशिएटिव लेगा। लेकिन फिर बाद में 18th अमेंडमेंट जो हुई, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने ये इख्तियार दिया हर सूबे को कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अपना प्लान ऑफ एक्शन प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। अब उसके बाद वो करिकुलम के लिए गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर देगी। NCRC जो है वो डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होती है, तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम लोग आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देंगे, और टेंट जो है ना वो हर प्रोविंस अपने हिसाब से सेट करेगा, ठीक हो गया। अब इसकी एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि सिंगल नेशनल करिकुलम, जिसको अब नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, इसको ओवरऑल पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया गया सिवाय सिंध के, क्योंकि सिंध ने अपना राइट यूज़ किया 18th अमेंडमेंट वाला, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया ना 18th अमेंडमेंट वाली बात, ये भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा, अगर आप लाइक करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा किलो जो खून है ना वो बढ़ गया है। तो प्लीज़, अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ तो आप जस्ट लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। खुशी से महसूस होती है कि मेरा हार्डवर्क जो है वो रंग ला रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।